हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पे। आज देखो हम लोग कक्षा 10 का जो हाफ ईयरली का जो एग्जाम था उसका पेपर देखो सोल्व करेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का जो पेपर है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखो इस पेपर को, इसका जो सॉल्यूशन आप यदि देख रहे होंगे तो उससे पहले आपको पेपर अपना साथ में रखना है और एक एक क्वेश्चन को देखते जाना है और उसका आंसर आपको मैच करना है। कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कौन सा जो क्वेश्चन है किस प्रकार से होना था और आपने उसको कैसे सोल्व करा है। तो देखो हम लोग इस पेपर को सोल्व करना, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे। देखो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है ना वो लिखा हुआ था रैखिक बहुपद की घात होती है। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसकी घात कितनी हो एक। रैखिक बहुपद होता है कैसा है, उसका व्यापक रूप कैसा होता है, तो एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। ये रैखिक बहुपद है, इसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, अब रैखिक बहुपद की बात हुई है तो इसमें देखो x की अधिकतम घात कितनी है, तो घात की बात करोगे ना इसकी घात कितनी होगी, एक होगी। तो ये पहले का आंसर इसमें एक कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो एक ब में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ब। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। यहाँ देखो संगत होता है लिखा हुआ है, तो आप इसको करोगे असंगत होता है, क्योंकि जब संगत होता है तो उस टाइम देखो आपके दो ऑप्शन सही हो जाते हैं। ऑप्शन ब भी सही है और ऑप्शन स भी चाहिए संगत की कंडीशन में। तो इसने लिखना ऐसे था कि असंगत की कंडीशन कौन सी है, तो असंगत की कंडीशन कौन सी होती है आपको बताया है, जब कोई हल नहीं होता, यानी a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 समीकरण निकाय के, ये कंडीशन लास्ट वाली कंडीशन इन दोनों के बराबर नहीं होती है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि समीकरण निकाय से जितनी भी जो रेखाएं प्राप्त होगी, दोनों रेखाएं वो पैरेलल होगी, समांतर होगी, और जब समांतर होगी तो उस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। तो ये वाला आंसर अपना सही रहेगा असंगत की कंडीशन में। यदि संगत के जैसे ही आंसर देना चाहते हो, ये तो असंगत की कंडीशन होगी, असंगत, इसमें तो असंगत होता ही है। और संगत यदि आप देना चाहते हो तो संगत के लिए फिर वो ब ऑप्शन और जो स ऑप्शन है वो दोनों सही है, क्योंकि उस कंडीशन में समीकरण निकाय संगत होता है। और संगत का मतलब ही क्या है कि समीकरण निकाय का यदि हल विद्यमान है तो समीकरण निकाय संगत है और हल विद्यमान नहीं है तो असंगत है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। देखो b² - 4ac है ना, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो इस टाइम जो मूल होते हैं ना, मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। दो मूल मिलेंगे, द्विघात समीकरण, मूल वास्तविक वह क्या आएंगे, समान आएंगे। समान या इसको बराबर भी बोला जा सकता है। एक देखो इस कंडीशन में पूछा है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है b² - 4ac, जहां 0 से बड़ा है, तो उस टाइम जो मूल है ना वो वास्तविक तो होंगे ही, मूल वास्तविक होंगे और साथ में क्या होंगे, भिन्न भिन्न, अलग अलग आएंगे, भिन्न भिन्न। और फिर अगली कंडीशन b² - 4ac का वैल्यू देखो लेस देन 0 हो जाए, 0 से छोटा हो, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल क्या आएंगे, काल्पनिक। तो इस टाइम हम लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखो अगली कंडीशन देखते हैं, तो इसमें जो आंसर है वो अपना सही हो जाएगा, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ब ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो पहले का भी ब ऑप्शन सही है और इसका असंगत लिखना था, उसको असंगत लिखता तो ए ऑप्शन सही था, और इसमें ऑप्शन ब सही रहेगा। तो ये तीन ऑप्शन हम लोगों को पता होंगे। अगर देखो सभी वर्त समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं, तो देखो वर्तों का समूह हमेशा क्या होता है, समरूप होता है। क्या होता है, समरूप। उनका रूप समान होता है, वो कभी भी सर्वांग सम नहीं होते। सर्वांग सम एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, यदि वर्तों की त्रिज्याएं क्या हो, बराबर हो। यदि त्रिज्याएं बराबर है तो सर्वांग सम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला सवाल यदि हम बात करें, सवाल नंबर 5 की बात करें, देखो सवाल नंबर 5 में एक देखो हम लोगों को बहुपद दिया हुआ है, पी एक्स बराबर x² - 2x + 8। अब देखो कुछ लोगों ने इसके देखो शून्यांक पता करें, ज्ञात करें शून्यांक, x की वैल्यू, दो वैल्यू निकालिए, और उसके बाद में भी सवाल को गलत कर रहे हैं। तो वहां पे हम लोगों को ध्यान देना है कि इसमें शून्यांक ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। इसने पूछा शून्यांकों का योग कितना होगा और गुणनफल कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए। मान लो इसके दो शून्यांक है अल्फा और बीटा, तो इनका योग हमेशा किसके बराबर होता है, माइनस का b/a के बराबर होता है कि नहीं होता है। ए की वैल्यू यहाँ 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू लिखेंगे -2, तो यहाँ माइनस तो पहले से लगा हुआ -2, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो शून्यांकों का योग कितना आ जाएगा, 2, माना अल्फा और बीटा शून्यांक है तो योग 2 हो गया। और गुणनफल कितना हो जाएगा, देखो गुणनफल हो जाएगा c/a, तो c की वैल्यू तो 1 ही है, ये c की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू कितनी है 1, 8/1 मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इतना आसान सवाल था और इसके आंसर निकाल रहे हो तुम लोग।
गुणनखंड कर रहे हो, तो फिर कर दिया तो फिर इन दोनों को जोड़ते एक बार और दोनों का एक बार गुणा करते। तो इस प्रकार से ये 5 सवाल सोल्व होंगे। फिर देखो छठा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 ऐसा दिया हुआ है, और एक दिया हुआ हम लोगों को 2x माइनस में 3y, 2x माइनस में 3y बराबर दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है। इस समीकरण निकाय को विलोपन विधि से सरल करना। विलोपन, विलोपन मतलब एक चर राशि का विलोप करना है, एक चर राशि को विलोप करना है। प्रतिस्थापन से कर रहे हैं आधे, तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ, एक चीज में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी में रख देना, प्रतिस्थापित कर दिया आपने। आप यहाँ विलोप करोगे तो विलोप के लिए देखो सबसे पहली बात, यहाँ x का गुणांक 2 है, y का गुणांक -3 है, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ऊपर वाले समीकरण में या तो x के गुणांक दोनों बराबर बना लो या y के दोनों बराबर बना लो। तो हम लोगों ने क्या किया, x के गुणांक बराबर बनाए, इसलिए इसको पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर दिया। देखो ये हो गया 10, और फिर क्या किया, घटा दिया, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कट गया देखो घटाने पे, और ये कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा देखो 6y क्या 5 बन गया, ये 5 बन गया, 5y हो गया, और यहाँ कितना आ गया देखो 6 आ गया, घटा दिया, 4 कम कर दिया 10 में से, तो y बराबर देखो कितना आ गया अपना 6/5 आ गया। इसी प्रकार अब इस y की वैल्यू को आप ऊपर वाली समीकरण में इसमें रखोगे, x प्लस वाई बराबर 5 वाली में, तो यहाँ y की जगह रखोगे कितना 6/5, और इसको आप सामने 5 पढ़ाइए, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6/5। देखो इसे 5 माइनस 6/5 यानी x बराबर हो जाएगा 25/5, ये 19/5 हो जाएगा। देखो 19/5 सोल्व कर लेना आप इसको, 19/5। तो y का मान तो आएगा देखो 6/5 और x का मान आएगा 19/5। तो इस प्रकार से हम लोग ये 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आगे देखते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये द्विघाती समीकरण है या नहीं। तो देखो सबसे पहले आप इसको गुणा करो, इसको पूरे को इससे गुणा करो, तो x कोष्टक x प्लस 1, फिर -2 से भी पूरे कोष्टक को गुणा करना है। इधर देखो पहले x से पूरे अगले वाले कोष्टक को गुणा, फिर -1 से पूरे कोष्टक को गुणा। यहाँ देखो अंदर गुणा करेंगे x² प्लस x आ जाएगा, या माइनस का 2x से माइनस का 2 आ जाएगा, गुणा करना चाहिए। अब देखो ये हो जाएगा x² प्लस में 3x और -x -3, ये देखो ये दोनों कट गए, सेम सेम चीज थी ना दोनों तरफ, तो दोनों आपस में क्या होगी, कैंसिल होगी। अब यहाँ देखो ये 1x इसमें से कम कर दो तो माइनस का x माइनस का 2 बच गया। ये तो देखो ये x कम कर देंगे 2x आ गया, और माइनस का देखो 3 बच गया। अब आप क्या करोगे, इस x को उधर लेके जाओ, तो 2x पहले पड़ा था, 1x और हो गया, 3x हो गया। देखो और देखो -2 इधर है, ये इधर आएगा, तो माइनस का 2 पहले से, प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। बताओ ये द्विघाती बहुपद है कि नहीं है, या समीकरण है कि नहीं है द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है कि x की अधिकतम घात 2 बचनी चाहिए थी लास्ट में, मतलब जो समीकरण अपना ऐसा होना चाहिए था, इस प्रकार। ऐसा है क्या देखने में, नहीं है साहब, ये 2 वाला ये पद ही नहीं है, तो इसलिए द्विघाती बहुपद नहीं है साहब, द्विघाती बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ध्यान में रखेंगे। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को लाइन से देख रहे हैं। अगला सवाल देखो 8 नंबर क्या कह रहा है, प्रथम पद और सार्वभौमत्व। प्रथम पद किसका, एपी का। देखो 5 -1, ये 8वां सवाल है। देखो 5 -1 3 और 7 इस प्रकार से दिया हुआ है। अब देखो प्रथम पद पूछा है यानी 1 का मान, वो तो कितना हो गया -5, शुरू का ही पद होता है। डी पूछे ना तो अगले वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाला पद घटाया जाता है। अरे भाई ये माइनस वाला का लफड़ा हो ना, तो 4-5 पद दिए हुए होते हैं, तो वहां से आप कहीं से भी अगले पद में से पीछे वाला पद घटा लिया करो, इतना थोड़ा दिमाग रखो। तो ये देखो ये 7 है ना, ये 3 से अगला पद है, 3 से अगला ही ना, तो 7 में से 3 कम कर दो, कितना बचेगा 4, सीधा सीधा आंसर 4। यहाँ शुरू में घटाने की जरूरत नहीं है, जहां आपको अच्छा लगे ना वहां घटा लो 2 पदों को, लेकिन आगला मुंह लार लो घटा लो, बस ये ध्यान रखना। अब देखो अगला सवाल 9 नंबर। अगली बात हुई है किसकी, 9 नंबर में थेल्स प्रमेय की। तो थेल्स प्रमेय आपको पता होना चाहिए, उसका कथन क्या होता है थेल्स प्रमेय का, कि किसी त्रिभुज के अंदर, जैसे ये त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के अंदर हम लोग क्या करें, एक ऐसी भुजा कहते हैं जो कि तीसरी भुजा के समांतर हो, इसके नीचे वाले के ये समांतर है, तो इस भुजा, इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब एफ अपॉन में एफ बी बराबर ए अपॉन में इसी, बस इतना सा लिखना था, ये इसका कथन है कि यदि किसी त्रिभुज में एक लाइन खींची जाए या एक रेखा खींची जाए जो कि एक भुजा के समांतर हो, तो शेष दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित, इस प्रकार से। ये समांतर है, ये है ना, ये किसके समांतर है, बीसी, तब ऐसा होता है, वरना संभव नहीं है। यदि ऐसा है
तो ये लाइन हमेशा इसके समांतर होगी, ये इसका विलोम है। अब देखो विभाजन सूत्र लिखो। अब देखो विभाजन सूत्र की बात करिए तो यहाँ आप लोग ये नहीं कह सकते सर अंतर विभाजन लिखे, बाह्य लिखे, कौन सा विभाजन लिखे, तो वहां पे आप जो मर्जी हो ना वो लिख दो। विभाजन सूत्र की बात करिए तो आप अंतर विभाजन का फार्मूला लगा दो, भले बाह्य का लगा दो, भले दोनों लगा दो, जो मर्जी है वो लिख दो। जैसे हम लोग बात करें अंतर विभाजन का फार्मूला, तो ये फार्मूला लिखो अंतर विभाजन का। x की वैल्यू कैसे आती है, mx2 nx1 बटा m प्लस n, ये लिख दो। फिर y बराबर क्या आ जाएगा, my2 ny1 बटा m प्लस n। अब ऐसा ही लिख के छोड़ दिया तुम लोगों ने विभाजन सूत्र में। थोड़ा सा इसको क्या है डेवलप करने की जरूरत थी। डेवलप कैसे करते कि भाई सबसे पहले ना एक लाइन खींचते, उसके पॉइंट लेते, एक तो ए पॉइंट एक बी पॉइंट। ये पॉइंट ए था ना, इसको हम लोग लिखते हैं x1 और y1, देखो इस पॉइंट को लिखते हैं हम लोग x2 और y2। और फिर आप लिखते हैं माना ए बी रेखाखंड को एक बिंदु r है जो कि x, y बिंदु पर m अनुपात n में क्या करता है, अंतर विभाजित करता है। और अंतर विभाजित करता है तो फिर नीचे ये लिख देते हैं x और y का वैल्यू ऐसे निकालेंगे। सीधा तुम लोग ये छाप रहे हो, इसका मतलब यहाँ आपको बताना जरूरी है कि m और n है क्या, x1 और x2 है क्या, तो वहां पे सब पता लग रही है बात। तो एक ही आपका क्वेश्चन का जो आंसर देने का तरीका ये थोड़ा गलत माना गया, तो इसको आप इस प्रकार से सोल्व करोगे। अगला देखो 12 नंबर क्वेश्चन की बात हुई है इधर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री, फिर बोला हुआ है कोस 30 डिग्री, और फिर बोला हुआ है साइन 30 डिग्री, और फिर बोला हुआ है cos 60 डिग्री। इस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है, तो इनकी वैल्यू लगा दो, कुछ नहीं करना। इसकी वैल्यू होती है √3 बटा 2, इसकी होगी 1/2, इसकी होगी 1/2, इसकी होगी √3 बटा 2, इसकी होगी √3 बटा 2, इसकी √3 बटा 2, और इसकी होगी 1/2, और इसकी 1/2, दोनों की वैल्यू सेम सेम। यहाँ हो गया देखो 3/4, यहाँ हो गया देखो 1/4, जोड़ोगे 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। देखो इसका आंसर 1 आएगा 12 नंबर। फिर उसके बाद में यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों का योग 0 है तथा गुणनफल 5 है तो द्विघात बहुपद। सिंपल था, px बराबर सिंपल था, कुछ नहीं करना था, x² माइनस यहाँ आ जाता शून्याङ्कों का योग, यहाँ क्या आ जाता शून्याङ्कों का योग, कोष्टक के बाहर कौन आ जाता x, प्लस में यहाँ का आ जाता शून्याङ्कों का गुणनफल। तो दोनों चीजें दी हुई है, समस्या है ही नहीं। देखो x² की जगह x², योग 0 दिया हुआ है, 0 कोष्टक के बाहर x, प्लस में गुणनफल कितना √5। अब देखो ये 0 हो गया तो ये पूरा पद 0 हो गया यहाँ से, तो सीधा आंसर इसका क्या आ जाएगा, px बराबर क्या आ जाएगा बताओ, x² प्लस √5। बस बीच वाला पद तो है ही नहीं ना इसमें, बीच वाला पद खत्म हो गया। इस प्रकार से इस चीज को लिखना था। अब आगे देखते हैं, देखो अगले सवाल। तो अपना ये जो 13 नंबर था, 13 नंबर का आंसर हो गया x² प्लस √5। बस ये लिखना था इतना सा, ये अपना बहुपद है। बस ये 13 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि बीच वाला जो पद है वो शून्याङ्कों का योग 0 होने के कारण खत्म हो जाएगा। निम्न समस्या को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त करने को कहा था। तो देखो ये जो समस्या है इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, इसमें क्वेश्चन में बदलाव करना था। पहले 5 पेंसिल लिखनी थी और फिर 7 कलम थे। एक पेंसिल के मूल्य आप यदि x रुपए मान के चल रहे हो तो 5 के हो गए 5x। एक पेन के आप y रुपए मान के चल रहे हो, 7 पेन के हो गए 7y, और दोनों का जोड़ करोगे तो 50 हो गए। ऐसे ही ये हो जाएगा 7x प्लस में 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 46। इस प्रकार से ये दोनों समीकरण मिल जाएंगे। अब क्या ध्यान में रखना, दोनों समीकरण हम लोगों को मिल गए तो उसके बाद में इसको पूछा था एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य, तो आप कोई सी विधि लगा दो, यहाँ प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, कोई सी भी विधि लगाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। मतलब जो पेंसिल एक है ना वो तो कितने में पड़ेगी, 3 रुपए में, और पेन कितने में पड़ेगा, 5 रुपए में। तो इसका आंसर आएगा 3 और 5। हमने इसको आपको बोला था ग्राफ की विधि से सोल्व करना है, तो ग्राफ के अंदर ये 3 और 5 पे लाइनें काट जाती, ठीक है। आगे चले, मूलों की प्रकृति पूछिए। देखो अगला जो 15 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसमें क्या पूछा हम लोगों को, मूलों की प्रकृति। देखो 2x² माइनस में 3x प्लस में 5, इस प्रकार का द्विघाती समीकरण है। तो समीकरण है तो यहाँ बराबर में 0 लगाओ, समीकरण बराबर में 0 आएगा। समीकरण बोला है, बहुपद बोलता, तो इसके मूलों की प्रकृति पूछिए। तो मूलों की प्रकृति के लिए देखो कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -3 हो गई, और c की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 5 हो गई। तो यहाँ b² माइनस 4ac का मान निकाल लो आप। b² मतलब -3 का होल स्क्वायर, -4, a की जगह 2, c की जगह 5, तो ये हो जाएगा 9 - 40, 8 × 40 हो गए।
अब देखो इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 31 बचेगा सीधा सीधा, क्योंकि 40 माइनस का है 9 प्लस का है, तो जिसका है ना उसी का बचेगा, किसका ज्यादा है, माइनस का ज्यादा है। -31 है ना, वो हमेशा ही जीरो से क्या होता है, छोटा होता है, और जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद रहता है। ठीक है, ये देखो छोटा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान -31 आया, जो कि जीरो से क्या छोटा है, यानी मूल जो होंगे ना वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक। देखो इतने आसान आसान चीजें पूछी हुई थी हम लोगों को, ये मूल होंगे काल्पनिक, इस प्रकार से करेंगे। फिर आगे आगे देखो, एपी का प्रथम पद दिया हुआ है ए, डी दिया हुआ है 10, एपी ज्ञात करो। देखो पहला पद दिया हुआ है 4, डी 10, 10 के अंतर पे 10 जोड़ते जाओ 14, इसमें 10 जोड़ो 24, इसमें 10 जोड़ो 34, इसमें 10 जोड़ो 44, ये भी बन जाएगी। डी का मान कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कितना नंबर हो गया, 16 नंबर। 16 नंबर का आंसर ऐसा होगा, 4 14 24 34 44 इस हिसाब से। अब इसको भी तुम लोग बड़े बड़े एक एक कॉपी में सोल्व कर रहे हो, अरे कहाँ जुड़ते हैं यार। ए सीधा लिखते प्रथम पद बराबर ए बराबर 4 हो जाता, 4 बनता, डी बराबर कितना हो जाता, 10 हो जाता। तो फिर लिखिए एपी के शुरू के 4 पद, पहला पद हो गया था 4, फिर उसमें 10 ऐड करके लिख देते, कहाँ जुड़ते। क्वेश्चन का 1.5 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखो इन दोनों दो बिंदु दिए हुए, एक तो बिंदु दिया हुआ 2,3 और एक बिंदु दिया हुआ हम लोगों को 4,1। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी थी, ये सूत्र लगाना था। सूत्र में करना कुछ नहीं होता है, एक्स एक्स वालों का अंतर कर लो, अंतर कर लो 2 बचा इसका स्क्वायर कर दो। आ दोनों को अंतर करो, अंतर किए करो ताने जी मर्जी हुए भी है, लेकिन लास्ट वालों को अंतर पहले वालों को अंतर, 3 और 2 का अंतर 2 होता है, 2 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया, इधर भी 4 इधर भी 4। अब सब लोगों को यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। हम अब लोग अपने स्वार्थ के लिए इसको 16 बना लेते हैं, और 4 4 कितना होता है, 8 ही होता है। अपने स्वार्थ के लिए 16 बनाते हैं, क्यों, क्योंकि 16 का वर्गमूल हम लोगों को मुख जुबानी याद रहता है, इसलिए हम लोग जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी में हम लोग जो मार्क हासिल कर लेते हैं, देखो है ना। तो याद ध्यान में रखना, कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 8 हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 रूट, बस इतना लिख सकते हैं। 16 नहीं होता, ये 8 ही होता है। 4 और 4 जोड़ के देखो 8 ही होगा, 16 नहीं होगा। कुछ लोगों ने 16 लिखा है इसलिए बोल रहा हूँ। अब देखो ये जो 18 नंबर की बात करें, 18 नंबर में आप देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू निकालोगे, नीचे निकालोगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू। अब यहाँ देखो थोड़ी सी बात ये है, 1 माइनस टेन 45 का मान कितना होता है 1, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी ऊपर हो गया 0 नीचे हो गया 2, आंसर कितना आ गया 0, एग्जैक्ट आंसर 0 आएगा। तो ये 18। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, दो घन दिए में, दोनों घनों के आयतन, दोनों घनों में जिसमें प्रत्येक का आयतन, एक घन का आयतन इतना है, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब, वो किसके बराबर, 64 के बराबर। ये सवाल नंबर कितना 19। और देखो 64 है ना, इस 64 के आप लोग है ना गुणनखंड करो पहले, बाजी गुणनखंड, 2 का भाग 32, फिर 2 का भाग 16, फिर 2 का भाग 8, फिर 2 का भाग 4, फिर 2 का भाग 2, फिर 2 का भाग 1, ऐसे। तो हम यहाँ लिखेंगे भुजा की पावर 3, आयतन का सूत्र होता है ना 64 को हम लोग 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की घात 6 लिख सकते हैं। इस पावर को आप यहाँ से हटाओ, पावर को यहाँ से हटाते आपको पता है इधर आके पावर क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, 1/3 हो गया। तो यहाँ भुजा जो हम लोगों को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, देखो इसको इससे काट दो 2 बार, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, मतलब जो एक घन है ना उसकी भुजा होगी 4 सेंटीमीटर। अब दो घनों को आपने जोड़ा है इसे, एक घन तो ये हो गया और दूसरा घन इसके पड़ोस में से जुड़ा हुआ है, तो बताओ एक घन की भुजा कितनी है, 4 है, तो ये 4 और ये 4 मिलके इसकी एक साइड की लंबाई कितनी होगी, 8 होगी। तो जो घना पड़ेगा ना उसकी लंबाई तो कितनी होगी, लंबाई तो 8 होगी, चौड़ाई उतनी रहेगी 4 ही, हाइट भी 4 ही रहेगी, विड्थ भी उसकी 4 ही रहेगी, ये दोनों चीजें 4 4 ही रहेगी। अब ये घनाभ बन गया, और इस घनाभ का हम लोगों को क्या पूछा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HR, इसमें आप रखना सोल्व करना, देखो कितना आता है आंसर। L का मान 8 रख दिया, यहाँ 4 रख दिया, यहाँ 4 रख दिया, 4 रख दिया, यहाँ कितना 4, यहाँ 8, तो ये हो गया देखो 8 चौक 32, 32 64, 64 और 16, 64 प्लस 16 कितना हो गया 80, और 80 का डबल कितना होता है 160, तो इसका आंसर आएगा 160। इस प्रकार से इस बात को भी हम लोगों को सोल्व करना चाहिए। तो अब ये जो 20वां सवाल है ना, ये कह रहा है एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, अर्धगोला है, ये देखो ये रहा अर्धगोला, अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है, शंकु रखा हुआ है, ये रख दिया शंकु। तो इसने क्या कहा, त्रिज्याएं जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। फिर बोला हाइट है ना वो त्रिज्या के बराबर ही है इसकी, मतलब वो भी 1 सेंटीमीटर है।
तो फिर क्या पूछा है, आयतन बताओ स्टोक्स का। दोनों के आयतन जोड़ दो। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना हो जाता है, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। यहाँ से देखो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, 1/3 को भी कॉमन ले लो। अंदर क्या बच गया, देखो पाई आर स्क्वायर 1/3, तो यहाँ एच बच गया, यहाँ 2 बच गया, यहाँ आर बच गया। ठीक है, अब यहाँ हो गया देखो पाई/3, आर की जगह 1 का स्क्वायर लिख दो, या 1 प्लस में आर का मान भी 1 ही है, 1 और 1 2, 2 हो गया, ये 3 हो गया, देखो 3 से 3 कट गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, पाई से गुणा करोगे आंसर कितना आएगा, पाई, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई। तो हम लोगों का जो सवाल नंबर जो ये है ना 20वां का आंसर पाई आएगा। सवाल नंबर 20 का आंसर पाई, सवाल नंबर 20 का आंसर पाई आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, सोल्व कर लेना पूरा। 21 नंबर 5 लिखा हुआ है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने थे। सबसे पहले आप लोग देखो, यहाँ 5 और 5 10 होता है, 5 का डिवाइड होगा, 1 0 1 ऐसे होगा। फिर 5 का हो गया, तो अब इससे आगे अभाज्य संख्या देखनी है जिसका डिवाइड होता है। 7 का करके देखो, 7 का डिवाइड कर लेते हैं। मान लो 7 का करेंगे, यहाँ 1 टाइम जाएगा, 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, 2 बच गया 21, 7 ही। अब 7 का नहीं, जस्ट इसके आगे हम लोग 11 का कर लेते हैं। देखो 11 का यहाँ होगा तो 1 बार, और यहाँ 3 बार, फिर 13 का। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हो गए, 505 के, ये 5005 के, 5 × 7 × 11 × 13। इतना आसान सवाल पूछा हुआ, तो घुमाया हुआ नहीं था 1% भी, सीधे अभाज्य गुणनखंड करने थे। फिर भी देखो लोग यहाँ 5 का भाग लगा रहे हैं, फिर यहाँ वापस 5 का लगा रहे हैं, खतरनाक लोग है। फिर यहाँ वापस 7 का, मतलब ही नहीं है, हालत खराब है। अब देखो ये जो 22 नंबर जो क्वेश्चन था ना, इस 22 नंबर में थोड़ा सा हम लोगों को बदलाव करना था। इसमें दिया हुआ है एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 306, और 657 लिखना था इधर, यहाँ 59 लिखा हुआ है। देखो यहाँ 657 करना है, ये 9 के बराबर है। तो हम लोगों को एलसीएम पूछा है किसका, वही 306 का 657 का एलसीएम पूछा है कि एलसीएम किसके बराबर होगा, ये पूछा हम लोगों को। तो यहाँ देखो इस चीज को हम लोग सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोगों को पता है दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना, वो हमेशा किसके बराबर होता है, उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमें पता है। अब यहाँ देखो 306 × 657, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 9, तो 9 यहाँ लेकर के यहाँ इसके नीचे ले आएंगे, यानी एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। अब जो भी आएगा आप लोग सोल्व कर लो इसको, इसका इसमें डिवाइड कर दो, 9 × 27 9 × 36, 9 × 27 9 × 36, 3 बार कट जाएगा, है ना, पहले 3 बार फिर 4 बार। अब इसको आप मल्टीपल कर लेना, वही अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाजित है, ये भी आसान सवाल था। 3 अंकों वाली शुरू कहां से होती है, 100 से होती है। 3 अंकों वाली शुरू कहां से होती है, 100 से, लेकिन 7 का भाग जाना चाहिए। अब 100 में तो 7 का जाता नहीं। फिर हम लोग देखें 102 में, उसमें भी नहीं जाएगा, 103 में नहीं जाएगा, 4 5 में जाएगा सीधा 105 होगा, फिर 112 होगा, इस प्रकार से ये चीज चलेगी। लास्ट में होगा 994। अब 994 हो गया। अब यहाँ देखो इसका जो अंतिम जो पद है ना वो 994 हो गया। इसका अंतिम जो पद है ना, सवाल नंबर है ये 23 नंबर, इसका जो अंतिम पद 994 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे a + n - 1d, 994 ऐसे सोल्व करेंगे। a की वैल्यू देखो 105, n - 1, d की वैल्यू कितनी, 7 का गेप है, 7 रहेगी, 994 में से 105 कम कर दोगे तो आपके पास में 889 बचेगा, यानी n - 1 की जो वैल्यू है ना, 7 की वैल्यू 889 हो जाएगी। इसमें आप 7 का डिवाइड कर दो, यहाँ आएगा 127, 7 का भाग देने पे 1 जोड़ दोगे 128। मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 128 जो संख्या है ना, वो हम लोगों के पास में 7 से विभाजित होगी। 3 अंकों वाली 128 संख्या कितने से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा ध्यान में देना है। यहाँ सम विभाजित नहीं लिखा हुआ, सम त्रिभाजित लिखा हुआ, 3 भागों में। तो देखो एक ये लाइन है, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं हम लोगों को। पहला पॉइंट दिया हुआ है 4,a - 1, और दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है b - 2,3। इस लाइन को 3 भागों में बांटना है। तो एक तो बिंदु r यहाँ ले लो और एक बिंदु p यहाँ ले लो, PR। इस बिंदु r के निर्देशांक निकालने, p के निर्देशांक, तो ये भी आसान है। देखो अब देखो इसके 3 टुकड़े हो गए बराबर, 1 2 और 3, बराबर 3 टुकड़े करने, समान 3 भागों में विभाजित करना है। या ये इधर एक टुकड़ा ही आता है, इधर 2 टुकड़े बचते हैं। तो इस बिंदु r के लिए अनुपात क्या बन गया, यानी m और n की वैल्यू ये रहेगी।
क्योंकि इधर दो टुकड़े इधर एक टुकड़े, तो एक अनुपात दो हो गया। जब इसकी बात करोगे ना, इसकी बात करोगे तो इधर दो और इधर एक टुकड़ा, यानी इधर m और n का मान कितना रहेगा, ये देगा। तो आप इसकी सहायता से इसको सोल्व कर लोगे। जैसे देखो इस r की वैल्यू निकालनी है, तो r की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, ये जो m होगा तो 2 से गुणा होगा तो -2, फिर प्लस ये 2 है ना, इस 4 से गुणा होगा 8, 4 दूनी 8 बटे में दोनों का योग 3, फिर कोमा, फिर ये जो 1 है वो 3 से गुणा होगा 3, और ये 2 इससे गुणा होगा -2 बटे में कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, सूत्र भी लिखाया था ना अंतर्विभाजन वाला, वही। अब यहाँ दोनों को जोड़ेंगे 3, तो यहाँ हो जाएगा r बराबर 6/3 कोमा 1/3 जो भी है, यानी r की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2, 1/3 इस हिसाब से। अब इसकी बात करेंगे तो ये देखो ये जो 2 है ना वो तो इधर गुणा होगा, जब बिंदु P निकालेंगे आप फार्मूला लगा लेना पूरा, 2 इधर गुणा होगा -4 हो जाएगा, है ना, और वो इधर गुणा होगा +4 हो जाएगा, बटा में 3 आ जाएगा। अब ये देखो 2 वहां गुणा होगा 6 हो जाएगा, यहाँ गुणा होगा -1 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब ये जो आंसर आएगा वो आएगा 0,5 आएगा, 5/3 आएगा। ठीक है, इस हिसाब से तो ये पॉइंट ये आएगा, दूसरा ये आएगा, ये भी आसान। अब देखो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है साहब, धरती के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है, देखो 15 तो मीनार होगी धरती होगी। अब ये मीनार का पाद बिंदु 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर दूरी पर कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 15 मीटर है ये लाइन। अब हम लोगों को बोला गया इसने मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, ये भी सिंपल है, जो चीज ज्ञात करनी होती है उसको ऊपर लिख दो, जो ज्ञात है उसको नीचे लिख दो। तो ये ज्ञात करनी है, लंब हो गया या आधार हो गया, लंब बटा आधार क्या हो गया, टेन, टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री, या बीसी ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, टेन 60 का मान होता है √3, यानी बीसी बराबर कितना हो गया 15√3, इसका आंसर आएगा 15√3। इस प्रकार से हम लोग आसानी से यहाँ तक ये जो सवाल है सोल्व कर पाएंगे। अगला देखो 27 नंबर की बात करोगे आप, 27 नंबर की बात करोगे, देखो 27 नंबर क्या कह रहा है, 27 नंबर में देखो हम लोगों को बोला है कि एक स्पर्शिका की लंबाई 24 है और Q से जो केंद्र की दूरी है ना वो 25 है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो ये भी आसान था, ये वर्त का केंद्र हो गया, केंद्र से कोई बिंदु है Q, उसकी जो दूरी है वो कितनी है 25 दी हुई है, ये 25 है दूरी, और स्पर्शिका इस पर स्पर्शिका खींची, इसकी लंबाई 24 है। हम लोगों को त्रिज्या पूछे, त्रिज्या ये है, देखो यहाँ पॉइंट P दे दो, ये Q दे दिया, ये O दे दो, त्रिज्या पूछी है। तो देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा हुआ, तो 625 इसका स्क्वायर, इसको घटा दो 576, कितना बचेगा 49, 49 का वर्गमूल 7, इसका आंसर आएगा 7 निकालना। ठीक है, अब देखो हम लोगों को बोला हुआ था 28 नंबर की बात करें, अब 28 नंबर क्या कह रहा है कि वर्त के ऊपर 2 स्पर्शिकाएं हैं, बिंदु P से, एक तो P है और एक क्या है, 2 स्पर्शिकाएं ये और P, वर्त का केंद्र कोण O दिया हुआ है, हम लोगों को कौन सा कोण दिया हुआ है, 80 डिग्री तो झुकी हुई है दोनों, 80 डिग्री, तो देखो ये 90 होता है, ये कितना होता है, ये भी 90 होता है, हमें पता है, वो 80 हुआ है तो वो 100 हो जाए सामने, क्यों, क्यों आमने सामने का कोणों को योग करते हुए अगर 180 हो की कंडीशन में, क्योंकि हमारे एक क्वेश्चन है ना कि वाई बिंदु से किसी वर्त पर खींची गई जो स्पर्शिकाएं है वो माप में पहली बात तो समान होती है, और वहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है वाई बिंदु से आप वर्त पर स्पर्शिकाएं खींचोगे तो केंद्र तथा जो उसके सम्मुख जो कोण है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, जितने जो चतुर्भुज बनेगा, तो ये देखो ये 180 तो ये भी 180 बनेगा, ये 100 आ गया। अब देखो इसने पूछा है कोण PAO, कोण POA की वैल्यू पूछी है, POA मतलब इसका आधा पूछा है ऊपर वाला, ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 50 डिग्री। ठीक है, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, वर्त का चतुर्थांश निकालना है जिसकी परिधि कितनी है 22 सेंटीमीटर, परिधि 22 सेंटीमीटर दी हुई है, देखो परिधि कितनी दी हुई है 22 सेंटीमीटर, 22 परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, वो कितनी है 22, यहाँ से r का मान निकालोगे तो आप 2π का भाग लगा दोगे 22 में, अब पाई की वैल्यू लगा दो, 22 7 होता है, ये कट गया 7 बटा 2, तो ये वर्त की क्या आ गई त्रिज्या आ गई। हम लोगों को क्या पूछा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक भाग का क्षेत्रफल, तो वर्त का देखो क्षेत्रफल ये होता है पाई r स्क्वायर, चतुर्थांश का पूछा 4/4 का भाग, तो 22/7 इंटू r का मान 7/2, 2 बार लिखो, और ये नीचे वाला 4 है ना उसको भी लगाओ 1/4, ये देखो ये 11 बार कट जाएगा, एक 7 कट जाएगा,
ऊपर आ जाएगा 77, नीचे आ जाएगा 8, 77/8। तो इसका आंसर हो जाएगा 77/8। ये कौन सा सवाल था प्रीति वाला? 29। ये 29, तो 29 का आंसर आएगा 77/8। देखो ये सवाल है 30 नंबर। ये देखो ये रही सुई, इसकी लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट में ये यहाँ पहुंच जाती है सपोज करिए। तो इसके द्वारा ये जो क्षेत्र बनाया गया, क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है इसने, 14 इसकी लंबाई दी है। हमें इसके बीच का कोण निकालना। देखो सबसे पहली बात, 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। सबसे पहले बताओ, ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाली है ना सुई। देखो एक घड़ी की मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई है ना, पूरा एक चक्कर करती है, तो उसको मिनट लगते हैं 60 मिनट के अंदर वो जो मिनट वाली जो सुई है ना, वो हम लोगों के पास 360 का कोण बनाएगी। 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी भाई लोग? 1 मिनट में बनाएगी 360 बटा में 60, यानी कितना डिग्री? 6 डिग्री। हमें चाहिए कितने मिनट में? 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो 5 मिनट में इसको 5 से गुणा कर देंगे, 5 × 6 बराबर आ जाएगा कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ये एंगल हम लोगों का 30 डिग्री आ जाएगा। या केंद्रीय कोण कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। अब तो सिंपल काम है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री बटा 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू वही 14 × 14, 2 बार। देखो एक बार कट जाएगा, 2 बार ये गया, ये इससे 12 बार, ये इससे 6 बार, 11 3 बार, ऊपर वाला हो गया 11 × 14 और नीचे हो गया 3। तो ये हो गया 14 जोड़ेंगे 154, 154/3। इसका आंसर आएगा 154/3। इस प्रकार से निकाल पाएंगे। अब देखो हम लोगों को इसमें पूछा अगले सवाल में, अगला जो 31 नंबर है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो 31 नंबर में क्या पूछा है? 31 नंबर में हम लोगों को माध्य साक्षरता पूछ रहा है। माध्य साक्षरता, माध्य साक्षरता देखो यहाँ लिखा हुआ है। देखो 31 नंबर की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ 45 से 55, फिर लिखा हुआ 55 से 65, फिर लिखा हुआ 65 से 75, फिर लिखा हुआ 75 से 85, फिर लिखा हुआ 85 से 95। हिसाब से इनकी बारंबारता क्या दी हुई है? एफ आई की वैल्यू क्या दी हुई है? ये वर्ग अंतराल हो गया। एफ आई की वैल्यू 3, 10, 11, 8 और 3। इनको ऐड कर लो, 35 होगा पूरा, 35 बोला हुआ भी 35 नंबरों की बात हुई है। अब देखो यहाँ हम लोगों को एक्स आई निकालना है। एक्स आई मतलब इन दोनों के जोड़ का आधा। तो दोनों के जोड़ का आधा करोगे कितना आएगा? 50 आएगा। 100 होता है ना पूरा। गैप देख लो कितने का है, 10 का गैप, 10 जोड़ते जाओ, ये 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। बस निकाल लिया। अब यहाँ आप कल्पित विधि से कर रहे हो तो यहाँ कल्पित मान उठा लो, कितना? 70 उठा लिया, ये एक का मान है। कल्पित विधि से कर रहे हो, वही विधि कोई सी भी लगा सकते हो, इसमें स्पेशल लिखा हुआ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा देखो डी आई। डी आई निकालने के लिए एक्स आई में से एक को घटाना पड़ेगा, एक्स आई में से एक को घटाना पड़ेगा। ए की वैल्यू ये कम कर दो उसमें से, तो 70 कम कर दिया, 50 में से -20, -10, 0, 10 और 20। ये आपको बताइए। इसको देखो डी से, डी को एफ आई से गुणा करना है, डी और एफ आई का गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ इसको गुणा करेंगे -8, इसको इससे गुणा करेंगे 100, यहाँ ये 0 हो जाएगा, यहाँ ये 80 हो जाएगा, यहाँ ये 60 हो जाएगा। 60 से 60 हट गया, माइनस का 20 बच गया। एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आ गई? -20। अब सुनना मेरे बात, सूत्र लगाएंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। एफ आई डी आई अपॉन में क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आई। ये सूत्र देखा था। ए की वैल्यू 70 है, एफ आई डी आई तो कोष्टक में लिखना है, नेगेटिव है इसलिए बेटे में कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 5 से काट दो, देखो ये हो गया 70, यहाँ प्लस और ये माइनस, माइनस लगाओ यहाँ। 5 से ऊपर वाला 4 बार, नीचे वाला 7 बार, 5 7 35। ठीक है। अब देखो यहाँ हो जाएगा 70 माइनस, इसमें इसका डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट, पहले कितनी बार जाएगा? 7 पंजे 35, 5 बार, फिर 5 बच गया, 7 7 49, 57। तो ये हो जाएगा हम लोगों के पास में 69 पॉइंट, कितना बचेगा? 43, 69.43। ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे सोल्व करना आसान था, लेकिन फिर भी क्या पता कर क्या रहे हो तुम लोगों को पता ही नहीं। अब देखो अगला सवाल देखते हैं। अगला बहुलक का सवाल है। देखो बहुलक पूछा गया है। अगले में क्या पूछा है उसने? बहुलक पूछा है। अगले में बहुलक पूछा है। अगले में देखो बहुलक पूछा, तो बहुलक को हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं? देखो 32 नंबर बहुलक को हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखो बहुलक में सबसे पहले हम लोग F1 की वैल्यू, F1 मतलब सबसे बड़ा मान 23, F0 जस्ट उसके पीछे वाला, F2 23 के आगे वाला, और L निम्न सीमा बहुलक वर्ग की, जो 23 वाला है ना उसकी निम्न सीमा कितने आ जाएगी? 35 आ जाएगी।
35। और अंतराल इनके बीच का गैप देखना, 35 और 45 के बीच का गैप कितना है। अब इसमें फार्मूला लगाना था, करना कुछ नहीं था, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू कितनी हो गई 35, F1 की वैल्यू हो जाएगी 33 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 2F1 की वैल्यू 23 है ना, 23, F0 21, F2 14 इंटू H का मान कितना 10। इसको थोड़ा देखो ढंग से सोल्व करना था, बाकी करना कुछ नहीं था, ऊपर 2 20 आ जाएगा, जो गुणा कर लेंगे 2 बचने के बाद में दोनों। ये हो गया देखो 46, 46 में से इन दोनों को घटा दो 35 बनेगा, 35 का तो ये हो जाएगा 35 प्लस 20 बटा 11 आएगा। भाग लगाओगे इसमें 11 में, पहले एक बार जाएगा 9 बच गया, फिर 8 बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा फिर 8, ये होगा 36.8, 36.8। तो गोलक कितना आ जाएगा 36.8, इस हिसाब से गोलक आएगा 36.8। ये देखो ये गुलाब जामुन में जो उसके आयतन का 30% चीनी की चाशनी है। गुलाब जामुन कैसा है देखो, इस प्रकार का है कि बेलनाकार भाग है और भी ला रहे हैं अर्ध गोला छोटा सा, अब आगे त्रिज्या दी हुई है। अब कर लो क्या है मायना, देखो ये बेलन है, इसका आयतन प्लस में इसका, अब देखो इसकी जो टोटल लंबाई वो 5 है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये निकालना है। इसकी त्रिज्या दी हुई है हम लोगों को, व्यास दिया हुआ 2.8, त्रिज्या होगी 1.4, मतलब अधूरी एज की 1.4 है, इनमें भी अधूरी एज की 1.4। अब घोड़ा में अधूरी 1.4 है, तो अभी 1.4 ही लगी और अभी 1.4 ही लगी, तो दोनों सेम 1.4 1.4 मतलब 2.8 कम कर दो बेलन के लिए, तो यहाँ 2.2 बचेगी, तो ये बेलन के लिए 2.2 दूरी काम में आएगी। तो ये बेलन की लंबाई होगी या इसकी ऊंचाई होगी, और त्रिज्या आप लोगों के पास में है दोनों की, ये सूत्र लगा देंगे। सबसे पहले एक तो बेलन लिखा हुआ है, तो बेलन का आयतन तो हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का हो गया 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर। अब अर्धगोले हैं कितने, इसमें 2 है तो इंटू में 2 लगाओ, यहाँ इसके लगाना इंटू में 2, पूरे के नहीं लगाना, केवल अर्धगोले इंटू में 2। तो ये हो जाएगा देखो, पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा एच प्लस 4/3, 2 दूनी 4/3 और आर। इस प्रकार से ये चीज है। पाई अपना जगह पड़ा रहेगा एक बार के लिए। आर की वैल्यू कितनी दी है 1.4 दी हुई, तो यहाँ हो जाएगा 1.4 का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है देखो 2.2, ये एच इतना ही है, यहाँ से यहाँ तक पूरा नहीं लेना है 5, क्योंकि हम लोग बेलन में एच यही ले रहे हैं, देखो बेलन इतना ही, तो 4/3 और फिर आर का वैल्यू 1.4। इस पूरी चीज को आप लोग सोल्व कर लोगे, फिर इसको कितने से गुणा कर दोगे, 30 से गुणा कर दोगे, 30% निकाल लोगे इसका, 30 से गुणा नहीं 30%, जो भी आएगा ना इसका 30% निकाल लोगे। और 30% कैसे निकालेंगे, 30 से गुणा करके 100 का बार, वो 30% होता है, तो वो एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी आ जाएगी, उसको 45 से गुणा कर लेंगे, उसको कितने से गुणा कर लेंगे 45, मतलब ये जो आंसर आएगा ना, इसको पूरे को सोल्व करोगे, पाई का मान रख रखा के जो भी एनीवे आंसर आएगा 6.6, और ये हो गया 6.6 प्लस 6.56 इस हिसाब से, तो ये हो गया 12.2 बटा 3। इसको आप 30 से गुणा करोगे, कर दिया, 100 में भाग लगाओगे, 30% हो गया, और फिर 45 से गुणा कर दो, 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी आ जाएगी, और वो आएगा 338 के लगभग आंसर आएगा, 338 लगभग आंसर, 338 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में आंसर है, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आगे चलते हैं, माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक निकालना है, तो देखो माध्यक के लिए ये सूत्र लगा लेना, L प्लस n/2 माइनस F/F इंटू एच, ये फार्मूला लगाओ, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। लगभग इसका आंसर आएगा देखो माध्यक के लिए शायद 56-57 के लमसम आंसर आएगा, 57 या 56 के लमसम, आप सोल्व करना, निकाल दोगे। अगले का देखो जो 33 नंबर है, 35 का आंसर आएगा 211, माध्य वाला कोई सा भी सूत्र लगा दो, हमने एक सोल्व कराया, 211 आंसर आएगा उसका, ठीक है। अब 36 नंबर और 35 कर लिया, 36 और 37 रह गया, उसको देख लेते हैं एक बार। अब देखो इसका जो 36 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 36 नंबर कह रहा है एक 7 मीटर ऊंचे भवन, ये देखो 7 मीटर ऊंचा भवन है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है,
मतलब ये केबल टावर हो रहा है कितना, ये रहा केबल टावर। ये 7 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर खड़े हैं, तो यहाँ से 37 लाइन खींचो, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण देखो कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ। और केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, मतलब नीचे की तरफ देखना है पैरों में, ये अवनमन कोण 45 है, ये दूरी 7 है। इसको नाम दे दो आप ए बी सी डी एफ, जो भी। ये कोण 45, तो ये भी कितना हो गया, 45 हो गया। एकांतर कोण जेड की आकृति बन रही है ना। अब देखो ये 7 है ना, ये 45 होने के कारण ये भी 7 आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल लो कि भाई जो ज्ञात करना है उसको ऊपर बाकी नीचे, है ना। ये यहाँ वाला 7, ये भी 7 हो गया, ये 7 है, तो देखो ये दूरी भी 7 ही आ जाएगी। अब वो ऊपर वाला त्रिभुज उठाना, उसमें वो लगानी है ट्रिग्नोमेट्री, तो ज्ञात करनी है डीसी, डीसी हमें ज्ञात करनी है, डीसी ज्ञात कर लो कितनी है, देखो डीसी ज्ञात करनी है, और ज्ञात कौन सी, एफसी। तो डीसी तो क्या हो गया, लंब हो गया, या आधार हो गया, टेन हो गया, टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ देखो डीसी की जगह डीसी रहने दो, एफसी का मान 7, टेन 60 का मान √3, या डीसी बराबर हो गया 7√3। आ वैल्यू आ गई 7√3। अपन टोटल ऊंचाई पूछिए, तो टोटल कितनी होगी, 7√3 का माइनस 7 जोड़ दो, और कॉमन लेवा 7, तो √3 + 1, वो आप उतरो एग्जैक्ट आंसर। ज्यादा लंबो चौड़ो मामला हो ही कोई, ये तरह से सोल्व करना था इसे। तो इसका आंसर आएगा 7 कोष्टक √3 + 1। आगे चलते हैं, देखो अगला जो है वो सवाल हम लोगों का है, इसका प्रायिकता का क्वेश्चन है, आसान है। 37 नंबर, 37 का पहला, लाल रंग का बादशाह, मतलब 52 जो पत्ते होते हैं ना उनको लिया गया है, और एक पत्ता खींचा जा रहा है, उसमें से लाल रंग का बादशाह आना चाहिए। तो देखो लाल रंग के बाद से ना 2 होते हैं इन लोगों के पास, एक तो देखो ईंट वाला और एक पान वाला। तो लाल रंग का बादशाह 2, कितने में से, 52 में से। बस ये इतना सा लिखना था, बाकी कुछ नहीं करना था। फिर देखो आगे, पान का गुलाम, पान का गुलाम एक ही होता है, 1/52, 52 पत्तों में से निकाल रहे हो ना। अगला सवाल, इतना सा करना सब ज्यादा। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, अब देखो तस्वीर वाले टोटल जो पत्ते होते हैं ना वो 12 होते हैं। कौन कौन से तस्वीर वाले, एक तो देखो K4 काइट पे तस्वीर बनी हुई होती है, Q4 कविन पे तस्वीर होती है, Z4 जग पे होती है। तो 3-3 सबके ले लो, 3 ये हुकुम वाले, 3 चिड़ी वाले, तो ये 12 पत्ते हो जाते हैं टोटल। सबके K पर, सबके Q पर, सबके J पर चित्र मंडी हुई होते हैं, तस्वीर मंडी हुई होती है, तो ये 12 हो गए। तो इसने बोला लाल रंग का तस्वीर वाला, तो लाल रंग के उसमें 2 ही होते हैं, तो ईंट वाले और एक पान वाले। तो आधे कर लो, 12 में से आधे कर लोगे, आधे काले कलर के होते हैं, आधे लाल के होते हैं, तो कितने बच गए, 6, 6 बटा कितना हो गया, 9 हो गया। ज्यादा सोल्व नहीं करो तो भी इतना तो आंसर होना ही चाहिए। ईंट की बेगम, ईंट की बेगम एक ही होती है, 1/9। तो देखो हम लोग आशा करते हैं कि जो भी आप पेपर करके आए हो लगभग उसके सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे, आपने भी मिलान करा होगा, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपका लगभग राइट होगा। तो आपको ध्यान देना है, जब भी पेपर आए ना, पहली बात तो प्रत्येक जो कैलकुलेशन है उसको ढंग से करने सीख जाओ। कैलकुलेशन उसको ढंग से करोगे तो जो अगले जो क्वेश्चन है ना वो आराम से हो जाते हैं, यदि हम लोग कैलकुलेशन को शुरू से ही ढंग से शुरू करते हैं। क्योंकि यदि भाई वही बात है कि भाई यदि कोई एक आध क्वेश्चन यदि गलत भी हो गया शुरू में, तो अपना मोरल डाउन करना नहीं, और गलत हो जाता कोई बड़ी बात नहीं, लास्ट में उसको वापस सही कर देंगे, कहाँ दिक्कत है। क्योंकि टाइम तो आपको पता ही है, 3.25 घंटे का देता है, और पेपर आता है लगभग 1.5 घंटे का, ढंग से लिखो तो 1.5 घंटा, इससे ज्यादा लगता नहीं। देखो हमने कितनी देर में इसको सोल्व करा, इसका डबल टाइम मान लो आप, अभी हमने 40-45 मिनट हुई होगी, लास्ट 30 मिनट हुई होगी, उसका डबल मान लो, तो आप आधा घंटा और जोड़ दो, अरे फिर एक आधा घंटा और जोड़, 2 घंटे हो गए, फिर भी 1.25 घंटा बचता है, आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप आराम से पढ़ते रहिए, अब आगे जो एग्जाम है बोर्ड का एग्जाम है उसको फाइंड करना है ढंग से। ओके बाय, टेक केयर।